रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, सेल का वही फंक्शन होगा जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक हो गया। जैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ सेल छोटे होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें हमें ना उनको ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं छोटे सेल्स को, वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू होते हैं तो वो अपनी कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। और कुछ सेल होते हैं बड़े, उनसे हमने और काम लेना होता है। तो जैसा उनका स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उनका फंक्शन होगा। अब इधर देखते हैं द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल की जो बॉडीज़ हैं, जिस्म हैं, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। जानवरों की और पौधों की जो बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो सेल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर सेल अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और आपस में ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी काम अपना करते हैं। और ये पूरा कलेक्टिव, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं इस सारी चीज़ को, तो वो टोटल एक सेल का, पूरा एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले सेल बनते हैं, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन का एक काम होता है, जैसे स्टमक है तो उसने डाइजेस्ट करना है, फिर पूरा हमने एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था कि हम खाने से लेकर उसको हजम करने तक, और फिर उसको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने के से लेकर और फिर उसको एक्सक्रीट करने तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीटिव सिस्टम से हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक हो गया। सेल ऑफ वन टाइप मे डिफर फ्रॉम दूज अदर टाइप्स। एक किस्म के सेल दूसरे किस्म के सेल से मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि जिस्म के हर हिस्से में, ये मेरा स्किन का सेल है, मेरा मसल का सेल हो सकता है, बोन का सेल होता है, और जितनी आँखों के सेल होते हैं, रेटिना में जो सेल होते हैं, और उसके अलावा क्या कितने सेल्स हो डिफरेंट किस्म के, हड्डियों के यार सेल्स हो गए, आँख के अंदर देखने वाले सेल होंगे, नर्व, दिमाग के अपने सेल होंगे, हार्ट के अपने सेल होंगे, मसल्स के जो है मायोसाइट्स अलग होंगे, कार्डियोसाइट्स अलग होंगे, ओस्टियोसाइट्स अलग होंगे, जो बोन्स के सेल होंगे ओस्टियोसाइट्स कहेंगे, नर्व्स जो ब्रेन के सेल होंगे वो अलग होंगे, किडनी के सेल, नेफ्रॉन अलग होंगे। तो हर एक सेल अपना, उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है, और उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है, और उनका स्ट्रक्चर भी उसी मुताबिक होता है। वो कहता है 200 किस्म के सेल्स हैं इंसानी जिस्म के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, हड्डियों के सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, इसी तरह हार्ट के सेल को कार्डियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मसल के सेल को मायोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे और सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स को नर्व्स कहते हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, और लीवर के सेल को हेपेटोसाइट्स कहते हैं, और हमारे जीआईटी में एंटेरोसाइट्स होते हैं। इस तरह के ना बहुत सारे जो सेल्स हैं आप पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि सर्टोली सेल्स, इस तरह के हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब शेप, साइज एंड शेप की बात करेंगे। जो हमारे पास है ना साइज एंड शेप, उसमें क्या वो कहता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है कि जो हमारे खून के अंदर ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो वो कह रहा है रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी कुछ शेप इस तरह की होती है, इस तरह की, ठीक है, सिक्के की तरह उनकी ना शेप होती है, बाइकनकेव सेल उसे हम कहते हैं। अच्छा, आप आगे वैसे पढ़ लेंगे, मैं वैसे आपको इधर थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइकनकेव सेल होता है, इसको हम RBC कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेड ब्लड सेल, ठीक हो गया। और इसके अंदर ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इसके अंदर गोल गोल हीमोग्लोबुलर गोल गोल होता है ना, ये प्रोटीन होता है एक, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर गोल गोल हीमोग्लोबिन होना है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आप समझ ले, ये हीमोग्लोबिन है, इसने अपने साथ ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, अपने साथ इसने जोड़ लेना है, और इसने ले जाना है। जब ये रेड ब्लड सेल मूव करेगा इस तरह खून की नाली में, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना छोड़ देगा हीमोग्लोबिन, और फिर से लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास चला जाएगा, उससे मज़ीद ऑक्सीजन लेके आएगा, ठीक है, और फिर उसे ले जाके उसकी जहाँ पे ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की वहाँ पे छोड़ देगा। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके डिफरेंट जगह पे ले जाना। जो हीमोग्लोबिन किसके अंदर पड़ा होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पड़ा होता है, और उसकी शक्ल किस तरह की होती है, गोल। इसी वजह से जो सेल है उसको हम कहते हैं कि RBC का सेल भी गोल है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी गोल पड़ा था। यही तो बात हो गई कि जैसा उसका फंक्शन वैसी उसकी शेप। इससे ज़्यादा और मज़ीद डिटेल्स से मैं नहीं समझा पाऊँगा आपको, और ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। नर्व सेल आर लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो नर्व के सेल्स होते हैं ना,
वो लंबे होते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रांसमिट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन। अब नर्व का सेल कैसे होता है, नर्व के सेल के ऐसे डेंड्रॉन्स होते हैं, उनकी एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, वो इस तरह होता है और ये लंबे होते हैं। हमारे अंदर नर्व्स इतनी लंबी लंबी हैं, हम आगे पढ़ेंगे छाटिक नर्व हमारी जो होती है वो लेग से लेकर हमारी फुट तक इतनी लंबी होती है, इंचज़ में होती है, इतनी लंबी होती है। और हमारे जो होते हैं न्यूरॉन्स वो 1-1 मीटर तक लंबे होते हैं। 1 मीटर आपका कपड़ा जो होता है, अब जो जिसके जो अब हम कपड़े लेने जाते हैं, यार मैं जल्दी में ऐसे कर लेता हूँ, अपनी मेरी आवाज़ को आपको आराम से समझना पड़ना है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास हम जब जाते हैं कपड़े लेने तो हमारे पास जो कपड़े बेचने वाला होता है उसके पास 1 मीटर का एक रोड होता है जिससे वो पैमाइश करके हमें कपड़े देता है, मेजर करके कपड़े देता है। तो वो देखें 1 मीटर का होता है। तो हमारा नर्व सेल इतना लंबा होता है क्योंकि उसने इस जगह से इस जगह पैगाम पहुंचाना है और हमें उसको लंबा होना चाहिए अपने फंक्शन के लिए, तो इसलिए वो लंबा होगा। ठीक है। इसी तरह जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक होते हैं क्योंकि उन्होंने पानी और नमक वगैरह की ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो इसीलिए वो ट्यूब लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है। अब सर रेड ब्लड का क्यों गोल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबुलर है। नर्व सेल क्यों लंबी होती है, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना होता है, तो हमें लंबी चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि इस सिरे से उस सिरे तक हम पैगाम पहुंचा दें। जाइलम वगैरह ट्यूब लाइक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ट्यूब के अंदर जैसे पानी नाली के अंदर जा रहा होता है, इसीलिए वो ट्यूब लाइक होते हैं। उनकी शेप, उनका साइज डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया किसका बड़ा होगा और वॉल्यूम किसका बड़ा होगा। जैसे हमारे पास रूट हेयर है, उसका जो है सरफेस एरिया वो लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने पानी को अब्जॉर्ब करना है, पानी को जज़ब करना है ना, इसीलिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा। एक रूट है ना, रूट हेयर है, वो ऐसे ऐसे ज़मीन के अंदर नीचे तक कितना दूर तक फैला होगा, क्योंकि हर जगह पे जाएगा जहाँ जहाँ पे उसे पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, उसने वो वाटर ले लेना और उसको अब्जॉर्ब करके पौधे को दे देना है, क्योंकि पौधे को पानी की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में और सारे जो उसकी पौधे के अंदर मेटाबॉलिज्म, उसका काम, उसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, उसके लिए। ठीक हो गया। इस बात की भी समझ आ गई कि सरफेस एरिया बड़ा होगा तो जो सेल है वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब ये क्या बात हुई कि जो अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं या प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, जिस सेल को जिस ऑर्गेनेलीज से ज़्यादा काम पड़ता होगा उसके अंदर वो वाली ऑर्गेनेलीज ज़्यादा होंगी, और जिस सेल को मतलब हमारे मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। आपसे मैं पूछूं क्यों? क्योंकि हमने मसल को मूव करवाना है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, वही हमारे पास एनर्जी बना रही होती है सेल में। तो हमारे मसल्स के सेल के अंदर क्या ज़्यादा होगा? उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स के अंदर होगा जिन्होंने प्रोटीन बना के उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि हमारे स्टमक के सेल्स हो गए या ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, इस तरह के सेल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस ज़्यादा होगा क्योंकि उनमें सिक्रीशन का काम है। सिक्रीशन जो उनके अंदर चीज़ें खारिज हो रही हैं वो ज़्यादा हैं, और उधर जो चीज़ें बना रहे होती हैं खारिज करने वाली, वो गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कहता है सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशन हैव मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। जो हमारे पास जिन सेल्स के अंदर सिक्रीशन बननी होंगी उनके अंदर गोल्जी अपरेटस ज़्यादा होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। इसी तरह मैंने बताया मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट, और जिन सेल को क्लोरोप्लास्ट की जिन सेल्स को ज़रूरत होगी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हर एक सेल अपना एक काम कर रहा होता है और उसी बेस पे हम उस सेल को बताते हैं कि वो कौन सा काम कर रहा है, और सारे सेल मिलके ये इतनी दफ़ा ये बातें रिपीट हो गई हैं, इतनी दफ़ा रिपीट हो गई हैं कि अब ये जो हैं लाइनें आपको समझ जानी चाहिए ऐसे ऐसे। जब भी मैं इनको पढ़ूँ आपको पता चल जाए ये कहना क्या चाह रहा है, जो बुक वाला है वो कहना क्या चाह रहा है। इतनी दफ़ा उसने रिपीट कर दिया है, आपको ना लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया बहुत डीपली इन चीज़ों को। वो कहता है जो सेल का फंक्शन होगा, सेल का वही बॉडी का फंक्शन होगा, सेल मिलके जो काम कर रहे होंगे वही बॉडी काम कर रही होगी। सिंपल बात होगी, और वो उसने ये हमें चीज़ें बता दी हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएँ। वो कहता है जो नर्व के सेल होते हैं, जो यानी ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं ना, उनको नर्व कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है यार? इस जगह से ना, जिस्म के इस जगह से ना इस जगह तक हमने पैगाम पहुंचाना है। ये हमारा हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है ब्रेन, ठीक है। हमने हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर रख दिया
तो यहाँ पे हमें गर्मी महसूस होगी। ये पैगाम हमने भेजना है इस दिमाग को, ताकि हम अपना हाथ, अचानक हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखें, हम फ़ौरन अपना हाथ जो है ऊपर उठा लेते हैं। वो क्यों होता है? इतना जो हम इधर हमारे हाथ के ऊपर कोई गर्म चीज़ लगी, ये जो हमारे हाथ के ऊपर नर्व्स, इधर उंगली के ऊपर नर्व्स पड़ी थी, वो हमारी इधर से ब्रेन को सिग्नल भेजेंगी और ब्रेन सिग्नल भेजेगा वापस, और हम अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा लेंगे। इस चीज़ को हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक अब इम्पल्स का मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल को इम्पल्स कहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। दिमाग तक हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, या दिमाग से हमारा हाथ तक पैगाम आ रहा है, हमारे पाँव तक, हमारी आंखों तक, जहाँ पे हमारा जो हम सिग्नल जो है दिमाग से या एक पोर्शन में जा रहे हैं या एक पोर्शन से दिमाग में जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सिस। तो ये जो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है, जैसे बिजली को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं, बिजली की तार का, इसी तरह नर्व एक तार है जिसके अंदर से ना नर्व इम्पल्स जो है वो पास करेगी। समझ आ गई? और इससे हम बॉडी की कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? हम अपना कंट्रोल, बैलेंस अपना जो है, हम जब चलते हैं तो हमारा बैलेंस मेंटेन होता है, हम गिरते नहीं हैं। हम किसी चढ़ान यानी किसी ढलवान से उतर रहे हो तो हम अपना बैलेंस मेंटेन रखते हैं, कहीं जंप मार रहे हो तो हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारा दिमाग हमें गिरने नहीं देता। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये नर्व इम्पल्सिस काम कर रही होती हैं। उसके बाद मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन, जो मसल हैं वो सुकड़ते हैं, एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। जो हमारे तुम्हारे जो भी हैं, हम सब, हमारे जो मसल्स हैं बॉडी में, वो अगर कंट्रैक्ट होंगे तभी हम चल फिर सकेंगे, तभी मैं अपना ये हाथ मूव करूँगा। मेरे ये जो मसल्स हैं, ठीक है, पाल्मर मसल्स इनको कहते हैं, हाथ के अंदर पाल्मर मसल्स होते हैं। ठीक है, और डिजिटैलिस मसल होता है हमारा। ठीक है, डिजिटोरम, सॉरी, फ्लेक्सर डिजिटोरम। ठीक है, हमारे पास फ्लेक्सर और डिजिटैलिस और इस तरह के इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं। इस तरह के मसल हमारे हाथ में होते हैं, और वो जब कंट्रैक्ट करते हैं ना तो हमारा हाथ मूव करता है। आप MBBS में, फर्स्ट ईयर MBBS में एनाटॉमी में ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका मसल कंट्रैक्ट करता है तभी आपके जो हाथ है या जो भी है मूवमेंट होती है। ये बात समझ आ गई? उसके बाद वो कहता है रेड ब्लड सेल जो होते हैं कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। मैंने पहले बताया ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा रेड ब्लड सेल के अंदर? हीमोग्लोबिन ने कैरी करना है। किसने? हीमोग्लोबिन ने ना अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेना है। जो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है उसने अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेना है। कहाँ से लेगा? जब हम सांस लेंगे, फेफड़ों में सांस आएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, हमारे जो फेफड़े हैं उनके इर्द गिर्द नालियाँ होंगी, उन नालियों के अंदर ब्लड होगा, RBCs होंगे, RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहेगा आजा भाई मेरे साथ बाइंड कर ले, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा, और जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भैया को ले जाएगा हीमोग्लोबिन, और उसको वहाँ पे छोड़ देगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, फिर वापस आ जाएगा लंग्स के पास, फिर ले जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर ले जाएगा। इस तरह रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल किल फॉरेन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। रेड ब्लड सेल तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, और ये चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे, उन्होंने क्या करना है, जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आया ना उसको खा जाएंगे, डिफेंस करेंगे। जैसे आर्मी डिफेंस करती है हमारा, हमें फाइट, हमारे जो बॉर्डर हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। और इसी तरह जो वाइट सेल्स हैं ना वो हमारे फौजी हैं जिस्म के अंदर, जो भी बाहर से कोई हमला करेगा ना उसको इन्होंने मार देना, कत्ल कर देना। आगे भाई, सम स्किन सेल्स एक्ट लाइक फिजिकल बैरियर। जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, जो हमारी जिल्द के सेल्स हैं, वो हमारा बैरियर के तौर पे काम करते हैं। मतलब ना बाहर की चीज़ अंदर जाने देते हैं, ना अंदर की चीज़ बाहर आने देते हैं। सिर्फ वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्वेट के अंदर, हमारे पसीने के अंदर खारिज हो जाते हैं। अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आएगा मेरे ऊपर, मेरे जल्द के ऊपर, तो ऐसे ही नहीं अंदर चला जाएगा। उसको अंदर जाने के लिए पहले पास करना पड़ेगा मेरी स्किन से। इसी वजह से ये स्किन जो है एक बैरियर है, एक बॉर्डर है, जो अंदर इजीली चीज़ों को जाने नहीं देता। ठीक हो गया? और एंड सम रिसेप्टर्स आर टेम्परेचर, टच एंड पेन। और हमारी जैसे उंगली की, ये मैंने फिंगर टिप आपको बताई है, यहाँ पे हम गर्म चीज़ को हाथ लगा लें, हमें पता चलेगा ये गर्म है, ये ठंडी है, या हमें इधर सुई चुभ जाए तो हमें दर्द महसूस होगा। तो इधर अल्लाह पाक ने ना डिटेक्टर लगाए हुए हैं जो गर्मी को, ठंड को, दर्द को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर सिग्नल भेजते हैं थ्रू नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन को पता चल जाता है ये जगह ठंडी है या गर्म है या दर्द हो रहा है।
तो इस तरह हमारे जो सेल्स हैं ना काम कर रहे होते हैं। रिसेप्टर वही जो हैं जहाँ जिसने ना रिसेप्ट करना है कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे दर्द की इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट कर लेगा, या हमारे पास टच को रिसेप्ट कर लेगा, या टेम्परेचर को, कोल्ड सेंसेशंस, हॉट सेंसेशंस, इस तरह की जो सेंसेस हैं उनको जो है ये रिसीव कर रहा होगा। द सेल्स ऑफ द बोन डिपॉजिट कैल्शियम, जो बोन के सेल्स हैं जो मैंने बताए थे जिनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, वो अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर कर लेंगे। एंड देयर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, मैं इसके बारे में बात बताता हूँ एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस क्या होती है। ये दो सेल पड़े हैं ना, ये दो आपस में अटैच नहीं है, इनके दरमियान जो जगह है ना इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे। यहाँ पे कैल्शियम जमा हो जाता है, सेल के अंदर जो हड्डियों के सेल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है और ये सख्त हड्डी बन जाती है, लोहे से भी सख्त हो जाती है, ठीक है, आसानी से नहीं टूटती, इतनी सख्त और लाइट वेट होती है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। अब ये देखा हर एक सेल के अपने फंक्शन है। नर्व सेल ने नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करना है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, वाइट ब्लड सेल ने बैक्टीरिया को मारना है, स्किन के सेल ने हमें बैरियर प्रोवाइड करना है, और जो स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने हमें टेम्परेचर, टच, पेन के बारे में बताना है। बोन के सेल ने कैल्शियम डिपॉजिट करके उस बोन को टफ बनाना है, हार्ड बनाना है और हमारी बॉडी को सपोर्ट देनी है जब हम खड़े होते हैं, अपनी बोन की वजह से खड़े होते हैं। लास्ट ये पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। अ सेल वर्क्स एज ओपन सिस्टम, एक जो सेल होता है ना वो एक ओपन सिस्टम है, खुला निज़ाम है। इट टेक्स इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी इसको ज़रूरत होती है बाहर से ले आता है। जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ ले आते हैं, घर सब्ज़ी ले आते हैं, गोश्त ले आते हैं, घर बैठ के खाना बना लेते हैं। उसी तरह सेल जो है वो बाहर से अपनी चीज़ें लेगा, उसको सेल के अंदर ले जाएगा, उसको मेटाबॉलिज्म करेगा, रिएक्शन करेगा और जो उसको ज़रूरत होगी वो अपनी बना लेगा, ठीक है। मैकेनिक है सेल अपना एक, वो बाहर से चीज़ें लेगा और अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद बना लेगा अब घर बैठे बैठे। देन इट परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा। पहले वो अपने मेटाबॉलिक चीज़ें ले लेगा अंदर, फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेगा, प्रोसेसेस मतलब काम करेगा। एंड असाइन टू इट, जो इसको असाइन किए होंगे, जो इसको काम जो वो काम करता है, जैसे नर्व इंपल्सेस हैं तो वो सोडियम पोटाशियम का लेवल बैलेंस कर रहे होंगे, मसल सेल हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रही होगी, इसी तरह सारे काम हो रहे होंगे। प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म, और अपने प्रोडक्ट बना लेगा मेटाबॉलिज्म करके और साथ में बाय प्रोडक्ट बना लेगा। हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट तो हमारे काम का होता है लेकिन बाय प्रोडक्ट इतने काम की चीज़ नहीं होती, वो सेल के अंदर पड़ा रहता है या सेल से बाहर कभी कभी हम भेज देते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। सेल इधर यूटिलाइज द प्रोडक्ट, सेल जो है उनको यूज़ करेगा अपने लिए, यूटिलाइज मतलब उनको इस्तेमाल कर लेगा अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटर अदर सेल्स, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, दूसरे सेल्स को दे देगा, भाई तुम ले लो, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ले लो, मैं अपनी नई चीज़ फिर से बना लूँगा। इस तरह सेल आपस में मदद कर रहे होंगे और कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। द बाय प्रोडक्ट आर ईदर स्टोर और आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ सेल, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं या एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने बात आपको बता दी। अब जो प्रोडक्ट जो बन रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया था, राइबोसोम प्रोटीन बना रही होती हैं और प्रोटीन को फिर वो सेल मेम्ब्रेन को दे देती हैं या सिक्रीशन के तौर पे गोल्जी को दे देती हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है वो गोल्जी को देगा, गोल्जी उसको पैक करेगा और पैक करके सेल को बाहर भेज देगा सिक्रीशन के तौर पर, ठीक हो गया। ये इधर तक बात समझ आ गई? कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग लगी हो, मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू।